नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब से मुलाकातें भी की। बल्दियाती इंतखाबात में होने वाली तैयारियों के हवाले से पेशरफ्त का जायज़ा भी लिया। आज के दौरे की ख़ास बात वज़ीर आज़म इमरान खान का टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह था, जिसके बारे में मरियम औरंगज़ेब ने यह दावा किया कि 2014 में शहबाज शरीफ पहले ही इस मनसूबे का इफ्तिताह कर चुके हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान एक और नून लीग के दौर के मनसूबे के ऊपर अपनी तख्ती लगा रहे हैं। इस तकरीब में खिताब के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बहुत अजीब बात की, जिसके ऊपर बहुत से लोगों की जानिब से हैरत का इजहार किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कैटेगोरिकली स्टेटमेंट दी कि जब भी पाकिस्तान की मईशत ऊपर जाती है, हमारा जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो इंपोर्ट करता है मशीनें, उसके नतीजे में हमारा जो डॉलर्स का बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो ख़राब हो जाता है और डॉलर ख़त्म हो जाते हैं। वज़ीर आज़म की बात सुनकर मुझे वो क्रिकेटर याद आ गया जो किसी एकेडमी के अंदर अपना टेस्ट देने जाता है तो उसका कोच उसे बताता है कि वो बैटिंग तो बहुत अच्छी करता है, लेकिन जब फील्डिंग की बारी आती है तो उसका सांस फूल जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो दुनिया की कौन सी मईशत है जिसके अंदर जब तरक्की हो रही होती है तो मुल्क के डॉलर के ज़खायर ख़त्म हो जाते हैं। इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं दो शॉट्स आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, सारा मसला ही आता ये कि हम थोड़ी देर के बाद जैसे हम थोड़ी इकॉनमी ग्रो करती है, हमारे पास डॉलर्स की कमी हो जाती है क्योंकि ग्रो करने के लिए इंपोर्ट्स पड़ती हैं, मशीनरी इंपोर्ट्स, और उसकी वजह से हमारा बॉटलनेक आ जाता है करंट अकाउंट का, यानी हमारे मुल्क में डॉलर्स की कमी होती है, वो प्रेशर पड़ता है हमारे रुपए पे और रिजर्व्स पे, और फिर हमें तकरीबन 20 दफ़ा हमें IMF के पास जाना पड़ता है पैसे लेने के लिए, अपनी रिजर्व्स को संभालने के लिए। वज़ीर आज़म के बाद पेश खिदमत है वज़ीर दिफा परवेज़ खटक। मुझे निकाल के बताओ कि कौन इस वक्त बेरोजगार है। ये बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा है कि लोग भूखे हो गए। दुनिया में महंगाई हर जगह जा रही है, लेकिन उसका एक फॉर्मूला है। अगर अवाम की जिंदगी बेहतर हो रही है, उनके पास पैसा है खरीद के लिए, तो वो मुल्क में तबाही नहीं, वो मुल्क की तरक्की है। याद रहे कि परवेज़ खटक बल्दियाती इलेक्शन में अपने हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को शिकस्त फराहम कर चुके हैं और खैबर पख्तूनख्वा में उनके अलावा उनके बहुत सारे साथियों को भी शिकस्त हुई है। उन उम्मीदवारों को शिकस्त हुई है जिनको वो सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि मुल्क के वज़ीर दिफा का ये मानना है कि मुझे दिखाओ कि बेरोज़गार किधर हैं, जबकि मुल्क के वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि जब हमारी मईशत तरक्की करती है तो हमारे पास डॉलर ख़त्म हो जाते हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में आज मौजूद हैं मोहतरम उवैस भट्टी साहब, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उवैस, जर्मनी और जापान की सरहद पुरानी हो चुकी है, साल के 12 मौसम भी पुराने हो चुके हैं, अब जो रोशनी की रफ्तार है वो बिजली की रफ्तार में तब्दील हो चुकी है। दुनिया की वो कौन सी मईशत है जो जब तरक्की करती है तो उनके पास डॉलर ख़त्म हो जाते हैं? उवैस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अवैस भाई, आज आपको ये जो आप बात कह रहे हैं कि किस मईशत में डॉलर ख़त्म हो, आपको सबसे पहले तो आज अप्रिशिएट करना चाहिए था इमरान खान साहब को कि जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले प्रॉमिस किया, आज उसको फुलफिल करने की तरफ उनका स्टेप था। बट अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए कि आज भी अगर आप उसी जो घिसी पिटी बातें हैं, ये डॉलर्स की आप बातें की तरफ जाएं, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग का अंदाजा होता है। शहबाज शरीफ के मंसूबे पर तख्ती लगाई है आज आपने। अवैस भाई, आज आपको चाहिए था प्राइम मिनिस्टर का जो ये जो स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी बनाई, आप उसके ऊपर बात करते। टेक्नोलॉजी जोन से जो हमारी जो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट हमारा जो नौजवान है जो 220 देखिए, नॉलेज पार्क मैं मानता हूं, नॉलेज पार्क पे शहबाज शरीफ ने इफ्तिताह किया, ऑपरेशनल अगर हुआ होता तो मुझे जरूर बता देते आप। अगर आज 800 एकड़ के अंदर इसका इफ्तिताह हुआ, तो आज किस चीज का इफ्तिताह किया है? स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन बनाया किया है, जिस तरह निकाह पर निकाह होता है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर शहबाज शरीफ साहब ने उस टाइम किया था, एक अच्छी चीज। अगर एक सिटिंग गवर्नमेंट आपको ये भी पता होगा, तो एक नई गवर्नमेंट उस प्रोजेक्ट का दोबारा इफ्तिताह करती है। वैसे भाई, आप ये भी बताइए अवाम को आज
कि इसका सबसे पहले इनिशिएटिव किसने लिया था और किस गवर्नमेंट में लिया गया किसने लिया था? आप प्लीज यहां पे परवेज लाई को मत भूलिए, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सबसे पहले स्टेप, अगर चलिए, coming back to my topic, sir, हमारा छोटा सा आईटी एक फील्ड के हकीर सा अंदर topic है, अगर sir, ये जो कि- अरफा क्रीम टावर था, अरफा क्रीम बिल्कुल ठीक टावर बात है। किसने स्टार्ट उवैस, हमारे मेरा इत्तेहादी छोटा है सा वो। सवाल ये है कि वजीर आजम की अंडरस्टैंडिंग ये है कि मईशत जब तरक्की करती है तो मुल्क में डॉलर खत्म हो जाते हैं, और वजीर दिफा की अंडरस्टैंडिंग ये है कि मुझे बेरोजगार ढूंढ कर दिखाओ। देखिए, मैं प्राइम मिनिस्टर की जो देखिए उन्होंने जो बात की बिल्कुल ठीक की, इसीलिए आज अगर ये टेक्नोलॉजी जोन्स बन रहे हैं, उन्होंने इस जब मईशत तरक्की करती है तो डॉलर खत्म हो जाता है। मईशत तरक्की की बात मैं कर रहा कि डॉलर, वो ये कह रहे थे अगर हम लोग कोई काम स्टार्ट करना शुरू होते हैं तो ये डॉलर ऐसा है कि डॉलर हमारे कंट्रोल में कई दफा चीजें नहीं रहती, जिसकी वजह से हमें IMF के पास जाना पड़ता है। वो ये कह रहे थे खान साहब कि अगर ये टेक्नोलॉजी जोन्स बन रहे हैं, जो एक इस्लामाबाद में हम लोगों ने बनाया और अब लाहौर के अंदर जो हम 14 और बनाने जा रहे हैं, जैसे ये टेक्नोलॉजी जोन्स बनेंगी आप देखेंगे एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ेंगी। अगर एक्सपोर्ट्स बनती हैं जिसमें पूरी दुनिया, आज अगर आप देखिए, मैं गूगल और अमेजोन के एग्जांपल्स यहां पे आपको दूंगा कि पेंडेमिक के दौर के अंदर भी अगर आप देखिए किस बिजनेस ने फ्लरिश, कौन सा बिजनेस फ्लरिश हुआ या किस बिजनेस बहुत ज्यादा तरक्की की, तो कौन सा था? ये वो टेक्नोलॉजी थी, वो डिजिटलाइजेशन थी। अगर हम लोग खान साहब बात आज करते हैं डिजिटल इकोनॉमी की बात करते हैं, तो इसी वजह से करते हैं कि हमारा नौजवान जो बेरोजगार है, और अगर बेरोजगार अगर वजीर दिफा तो कहते हैं बेरोजगार है ही कोई नहीं। देखिए मैं वजीर जो हमारे खटक साहब ने अगर बात की है, मैं अपनी बात करूंगा कि जो मुझे जो अंडरस्टैंडिंग है, देखिए हर चीज ये जरूरी नहीं कि मैं उनसे इत्तेफाक करूं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के बात के मुताबिक। अच्छा, जरा यहाँ पर तवक्कुफ कीजिएगा। डॉक्टर कैस असलम ने मुझे ज्वाइन किया है, मारूफ माहिर मईशत है, हमारे उस्ताद हैं। डॉक्टर कैस, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की। आज एक बहुत दिलचस्प स्टेटमेंट सामने आई है। उन्होंने एक तरह से इजहार बेबसी भी किया। उन्होंने आज टेक्नोलॉजी पार्क की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जब भी हमारी मईशत तरक्की करने लगती है तो हमारे पास डॉलर ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो मशीनें इम्पोर्ट करता है और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़राब हो जाता है। तो आप कोई मदद कर सकते हैं डॉक्टर कैस वज़ीर आज़म की इस गंभीर समस्या से निकलने में? नहीं, देखें बात यह है कि ये तो उन तक इंफॉर्मेशन पहुंची होगी ना कि इस वक्त हमारी बहुत सारी इंडस्ट्री जिसमें पैकेजेस भी है, उन्होंने कोई 6-7 बिलियन डॉलर की मशीनें खरीदी हैं, जिसका मतलब ये है कि वो ऑटोमाइजेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं। और ऑटोमाइजेशन का मतलब ये है कि फिर आपको जो हम समझते थे कि प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट देगा, वो शायद ना हो, स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट तो होगी। इसका दूसरा जो रुख है वो ये है कि मुल्क को डॉलर कमाने के भी ज़रिए उतने ही होने चाहिए। जो हमारी सोने की कान है, जो हमारे रूबीज़ और एमरल्ड्स की कानें हैं, उनको हमें लाना पड़ेगा। हमें गंदम की इंपोर्ट बंद करनी पड़ेगी, हमें गंदम की इंपोर्ट बंद करनी पड़ेगी। हाँ जी, ये अब मैं अगला बात कर रहा था कि जब तक आपकी एग्रीकल्चर जो है वो फूड सिक्योरिटी फराहम करना शुरू कर दे, तो फिर हमारी वो इंपोर्ट्स जो हैं 2-3 गंदम, कॉटन तो शायद हमें इंपोर्ट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि शुगर केन लगा ली हमने उसकी जगह। तो सो द पॉइंट इज़ कि बहुत ज़रूरी है कि आपकी इंडस्ट्री जो है वो डिवर्सिफाई करे। सिर्फ वो उन्हीं पे अगर हम इंकसार करते रहे जिन्होंने ये मशीनें 7-8 बिलियन डॉलर्स की लाए हैं, जो बहुत अच्छी बात है क्योंकि उससे एक ख़ास सेक्टर तरक्की करते हैं, बट एट द सेम टाइम बाकी सेक्टर्स को भी अब हमें एक्सपोर्टेबल बनाना पड़ेगा। हमारी ये बात डॉक्टर साहब, ये बात बिल्कुल ठीक है। हमारे कराची में एक सहाफ़ी दोस्त हैं राजा कामरान, आज उन्होंने रिपोर्ट किया है कि आइंदा साल में हमें गंदम की मजीद किल्लत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो यूरिया खाद और DAP इन लोगों ने गायब कर दी थी, उसकी वजह से 45 से 50% इन खादों का इस्तेमाल कम हुआ है, जिसकी वजह से जो गंदम की पैदावार है शदीद तौर पर मुतासिर होगी, और वो डॉलर जिनकी हम राह तक रहे हैं वो मजीद गंदम इंपोर्ट करने में ही खर्च हो जाएंगे। डॉक्टर कैस, देखें बात यह है कि ये अब एक मिथ है कि पाकिस्तान एग्रीकल्चरल मुल्क है।
अच्छा। पाकिस्तान अगर अपनी 222 मिलियन पॉपुलेशन को खाना नहीं खिला सकता तो वो बिल्कुल एग्रीकल्चर मुल्क नहीं है। कहलाना बिल्कुल ठीक चाहिए। बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अगर हमने इंपोर्ट करनी है गंदम और चीनी और कपास, तो ये तीन है आपके एम्बलम में राइस के अलावा, तो फिर हमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री के या सर्विस सेक्टर जो 60% अब जीडीपी का हिस्सा है उनको एक्सपोर्टेबल बनाना पड़ेगा। आईटी की बात हो रही थी, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि वो एक्सपोर्टेबल हो जाने चाहिए। हमारे डॉक्टर्स जो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट हैं उनको एक्सपोर्टेबल बना देना चाहिए। हमारे पास इंजीनियर्स भी होंगे। लेकिन हमारे हमने पास तो बाहर से लोगों को लेकर आना था पाकिस्तान में नौकरियां करने, और अब फखर से कहा जाता है कि कतर ने इतने बंदे मांग लिए, यूएई ने इतने बंदे मांग लिए, सऊदीया ने इतने बंदे मांग लिए। डॉक्टर साहब देखें, बात यह है कि इंडस्ट्रीज ओवरनाइट नहीं बनती, बट एट द सेम टाइम ये बात सही है कि इस गवर्नमेंट ने अपनी अच्छे काम करने में बहुत डिले की है। चौथे साल में जाके अब ये हेल्थ कार्ड भी दे रहे हैं, अब और बहुत चलिए डॉक्टर साहब, मैं वापस आपके पास आता हूं। उवैस, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वजीर आजम की जो डॉलर्स के मुतालिक स्टेटमेंट है और पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो किन मसाइल का शिकार है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि डिजिटल इकॉनमी तरक्की करेगी तो मुल्क आगे जाएगा, लेकिन वो जो पंजाबी में कहते हैं कि अगला दौड़ ते पिछला चौड़, यानी जो पाकिस्तान की एग्रीकल्चर बेस है उसको हम खराब कर रहे हैं। 2018 में जब आप लोग बरसरे इक्तदार आए तो माशाल्लाह से पाकिस्तान गंदम एक्सपोर्ट करता था। आज आपके 3 सालों के बाद पाकिस्तान गंदम इंपोर्ट कर रहा है। डॉलर की पेमेंट तो यहां पर खराब हो रही है ना वैसे। देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं कि गंदम की प्राइसेस की वजह से डॉलर को इंटरलिंक आप कर रहे हैं, देखिए शॉर्टेज की वजह से। देखिए, जब हम आए, आप ये भी तो बताइए कि लास्ट ईयर कितनी वाफिर गंदम पैदा हुई और जिसकी वजह से हमारा जो किसान है आज खुशहाल है। गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, इंपोर्ट करने की कोई रीजंस थी, आपको भी पता है कि क्या रीजन थी। अगर अफगानिस्तान का इशू था जिसकी वजह से ये लास्ट अफगानिस्तान का इशू तो इस साल अगस्त में स्टार्ट हुआ ना। देखिए इशू था अफगानिस्तान का। ठीक है, लास्ट टाइम हमारे पास वाफर अगर गंदम थी, अगर वाफर गंदम अगर अब शॉर्टेज की वजह से अगर डॉलर के ऊपर आ रहा है, ये बिल्कुल है। हम लोग ये जो भाई मेरे बात कर रहे थे, हमारे सीनियर भी हैं, ये अगर ये बात कर रहे थे कि नेक्स्ट ईयर जो गंदम की पैदावार आपको कम होने का खदशा है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई इशारा है कि 50% खाद कम इस्तेमाल हुई है। देखिए, ये कोई ऐसी मैंने नहीं देखी रिसर्च के मुताबिक। किसी ने कहा हो, कोई ऐसा डिपार्टमेंट या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, किसी ने कहा हो कि जी इसमें खाद कम हुई है, या किसी मैंने कहीं से नहीं सुना। कि आप स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट देख लीजिए, उन्होंने इस बात को कैटेगोरिकली ओवैस मेंशन किया है। हम आपकी मुखालफत करने में, हम क्वेश्चन को फ्रेम तो कर सकते हैं, लेकिन आपको फैक्ट बताने में हम गलती नहीं करते। देखिए, आपको ये बिल्कुल जरूर बताना चाहिए कि जो किसान है इतना हिस्ट्री में कभी खुशहाल नहीं जितना पीटीआई गवर्नमेंट में हुआ। उसकी जो गंदम का रेट्स आप देखिए, गंदम किसान तो रो रहे हैं, किसान को तो खाद ही नहीं। ऐसे देखिए, अगर गंदम की खाद की शॉर्टेज पिछले कुछ दिन हुई तो आप इसमें गैस की अगर शॉर्टेज थी जिसकी वजह से ये जो बंद हुई गैस की शॉर्टेज दूर करना, और अब देखिए, ये कोई आज की बात नहीं है, ये सारी गवर्नमेंट्स के अंदर जो गैस की शॉर्टेज। चले, मैं उवैस वापस आपके पास आता हूं। राना अरशद साहब ने इन द मीनवाइल मुझे ज्वाइन किया है, पीएमएल-एन से ताल्लुक रखते हैं। राना साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अवैस भाई, मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह 17 मिनट से सुन रहा हूँ। माशाल्लाह। इसका मतलब यह है कि मुझे ज्यादा लंबी कहानी नहीं बांधनी पड़ेगी आपके आगे। एक तो आज वजीर आजम ने शहबाज शरीफ के मंसूबे पर तख्ती लगाई, उस पर कमेंट कीजिएगा लाहौर में। और दूसरा, आज जो वजीर आजम ने यह कहा कि जब भी हम तरक्की करने लगते हैं, हमारी मईशत ऊपर जाने लगती है, तो हमारे पास डॉलर खत्म हो जाते हैं, हम क्या करें? आप मदद करेंगे अपने प्राइम मिनिस्टर की? राना साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवैस इकबाल साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपके टीवी चैनल, और आप क्योंकि खुद बड़ी फहमो फरासत रखते हैं। और मेरा ख्याल ये है, या आपका कैमरामैन और आपका कैमरे का फीड किया हुआ रिकॉर्ड बताएगा कि ये नॉलेज सिटी का मंसूबा 2014 में अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनॉग्रेट किया था। ये बात ठीक है। और उसके बोर्ड ऑफ मीटिंग होती रही, और क्योंकि मेरा खुद भी कुछ एजुकेशन से ताल्लुक है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये पुराने मनसूबों पर तख्तियां लगाने का शौक कब होगा? कोई हद होती है, कोई मैं समझता हूं कि लिमिट होती है हर चीज की। और आप डॉलर की बात करते हैं, ये तो 200 अरब डॉलर लेकर आना था इनको, तो कहां गया डॉलर? हमने इनको डॉलर
2018 में 105 रुपए का दिया, आज 181 रुपए का डॉलर किसने किया? इमरान खान साहब ने और उनके नहीं, राणा साहब माफिया। पीटीआई इल्जाम लगाती है कि इसहाक डार ने डॉलर को जाली और मसनूई तरीके से रोककर बांधकर किसी पिंजरे में बिठाकर रखा हुआ था। आप ठीक कहते हैं, तो ये छोड़ जाए काम। अगर आज भी इसहाक की खिदमात ये लेना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि हमारा डॉलर, हमारा रुपए डीवैल्यू हो चुका है, 40% से ज्यादा हो चुका है, और हमारे 100 रुपए के नोट को 40% डीवैल्यू किसने किया? इस हुकूमत ने। आज मेरा जिम्मेदार रो रहा है। मैं डॉक्टर कैसर की बात को इंडोर्स करता हूं, और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं खुद एक जिम्मेदार हूं, अवैध साहब 9,500 की डीएपी की बोरी है, और लेकिन ओवैस तो ये कह रहे हैं कि आज किसान जितना खुशहाल और खुश है उससे पहले कभी नहीं था राणा साहब। हाँ, इससे पहले 73 साल में इतनी तबाहियों बर्बादी किसान की नहीं हुई थी, और किसान के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं हुआ था। यूरिया की बोरी हमारे दौर में 1250 रुपए की थी, सब्सिडी मिलती थी। आज इनका रेट जो है वो 1900 रुपए है, और ब्लैक मार्केट से हो रही है। ब्लैक करने वाले कौन है? बीपीओ डीसीओ कौमी खजाने से तनख्वाहें ले। राणा साहब जरा यहाँ पर रुकिएगा, राणा साहब जरा यहाँ पर रुकिएगा। ओवैस, बार बार आप लोग वर्ल्ड इकोनॉमी को एज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस इस्तेमाल करते हैं, और आप बाकायदा इंडिया की मिसाल देते हैं। आप लोग बांग्लादेश और श्रीलंका की मिसाल देते हैं जब आप पेट्रोलियम प्राइसेस को कोट कर रहे होते हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना ओवैस? इंडिया के अंदर 2018 में जो $1 था वो 71 रुपए का था, भारतीय रुपए का, और आज 3-3.5 साल के बाद इंडिया में $1 अमेरिकी 74 रुपए का है। यानी 3 सालों में 3 रुपए प्राइस बढ़ी है, और माशाल्लाह से आपने पाकिस्तानी रुपए को डीवैल्यू करके 125 से 180 पर पहुंचा दिया है। ये मुआशी कारकर्दगी है। देखिए, ये मुआशी कारकर्दगी आप बिल्कुल कह रहे हैं, लेकिन आपको उन एग्रीमेंट्स को भी देखना होगा, एमओयूज को भी देखना होगा जो लास्ट गवर्नमेंट ने साइन किए, जिसका खमियाजा हमें आज भुगतना पड़ रहा है। कि इन लोगों ने मैं सिर्फ एक एलएनजी की बात करूंगा, इन्होंने इस तरह के एग्रीमेंट्स किए हुए थे कि आज देख नहीं, बिल्कुल सस्ती नहीं है। देखिए, अगर डॉलर का रेट उस टाइम कम था, आज डॉलर के रेट्स को जब आप देखते हैं फिर आपको लगता है कि महंगी एलएनजी है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। इनके ऐसे एग्रीमेंट्स थे कि जिनकी वजह से आज इस गवर्नमेंट को बार बार आईएमएफ के पास जाना पड़ रहा है। उनके एग्रीमेंट्स की वजह से डॉलर की प्राइस में इजाफा हुआ। अगर हम देखिए, डॉलर के एग्रीमेंट्स की वजह से डॉलर की प्राइस में इजाफा हुआ। डॉलर पूरी दुनिया में ऊपर गया है। मैंने आपको भी इंडिया की मिसाल दी है दोस्त। इंडिया की मिसाल देखिए, जिसकी मिसालें आप देते हैं पेट्रोल के लिए, इंडिया की मिसाल आप देते हैं, छोड़ें दफा करें। देखिए, इंडिया की मिसाल देते हैं। अफगानिस्तान की करेंसी जो है वो पाकिस्तान से ज्यादा मुस्तहकम है। जनूबी एशिया में पाकिस्तान की करेंसी सबसे ज्यादा कमजोर है। ओवैस, देखिए, आपको अगर चीजें कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं, हम उन पॉजिटिव स्टेप्स को आपको यहां पे हाईलाइट करना चाहिए कि गवर्नमेंट अगर स्टेप्स ले रही, हमें इन चीजों क्या स्टेप्स ले रही है? ये कि आज जो टेक्नोलॉजी जोन्स का आज इफ्तिताह है, क्या ये एक स्टेप नहीं है? क्या ये इसका इफ्तिताह तो शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल नॉलेज पार्क का जो ये मेरे भाई बात कर रहे हैं कि इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने इफ्तिताह किया, तो यार अगर आपने इफ्तिताह किया है, इफ्तिताह की तख्तियां अगर आप लगाते रहे तो आपको आप उसको ऑपरेशनल करते। अगर आप 2014 की बात करते हैं, उन्होंने संगे बुनियाद रखा और आज आपने फिर संगे बुनियाद रखा। देखिए, संगे बुनियाद रखने के बाद अगर उनकी गवर्नमेंट 2018 तक रही, इनकी नाकामी देखिए, इनकी नाकामी। मेरे भाई अभी बात कर रहे थे, प्रोजेक्ट जिसका संगे बुनियाद रखा जा चुका हो, अखलाकी तौर पर आपको दोबारा उसका संगे बुनियाद रखना चाहिए? नहीं, आप ये बात गलत कर रहे हैं। क्यों? कि आपको दोबारा, अगर देखिए, मैं मानता हूं अगर शहबाज शरीफ साहब का कोई काम अच्छा था तो मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं, मैं मानता हूं कि एक अच्छा काम, लेकिन उनको उस काम को अगर उन्होंने नहीं आज किया, के नौजवान का ख्याल होता, आज की यूथ का ख्याल होता, मान लिया उन्होंने नहीं किया, उन्होंने एक प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखा, आपकी गवर्नमेंट ने उसका दोबारा संगे बुनियाद रख दिया। देखिए, ये काम आप गवर्नमेंट आज आपने देखा, सियालकोट की दफा भी कर 12 कंपनीज के साथ एमओयू साइन हुआ। जब वो ऑपरेशनल हो जाए तो आप करने जा रहे हैं ना जी, प्लीज। आपने संगे बुनियाद रखा है, आपने इफ्तिताह नहीं किया है। संगे बुनियाद शहबाज शरीफ अगर वो प्रोजेक्ट अगर देखिए स्टार्ट हुआ होता, अगर उसमें कुछ ऑपरेशनल चीजें हुई होती, अच्छा, तो आज वज़ीर आज़म ने क्या किया? संगे बुनियाद रखा है, खान साहब ने संगे बुनियाद रखा, वो तो शहबाज शरीफ साहब रख चुके थे। 800 एकड़ के ऊपर अगर ये बन रहे, आज खान साहब ने संगे बुनियाद रखा है या इफ्तिताह किया है?
देखिए संगे बुनियाद रखे। वो तो शहबाज शरीफ साहब रख चुके देखिए शहबाज शरीफ साहब इसका उसको मतलब वो लोग ठीक कह रहे हैं। ऑपरेशनल करते। नहीं, मैं नहीं कह ऑपरेशनल रहा नहीं कि किया वो उन्होंने। देखिए जिस अगर प्रोजेक्ट एक का चीज संगे बुनियाद अगर रखा एक जा चुका प्रोजेक्ट हो उसका दोबारा संगे बुनियाद रखना क्या मॉरली और पॉलिटिकली गलत नहीं है? अगर वो काम स्टार्ट हो चुका होता तो बिल्कुल गलत था। यहां पे पॉइंट बराबर भी काम नहीं राना हुआ। अरशद साहब, आप इत्तेफाक करते हैं अपने दोस्त उवैस भट्टी से? नहीं, मैं समझता हूं आज अगर पीटीआई की गवर्नमेंट को नया मनसूबा इनॉग्रेट करते हैं, उसका संगे बुनियाद रखते हैं, मैं अप्रिशिएट करूंगा। मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं। मैं कहता हूं 3.5 साल में कोई एक मनसूबा, कोई ऐसा अंडरपास या ओवरहेड ब्रिज या अंडरपास जो इन्होंने शुरू किया हो वो मुकम्मल हो गया हो और वो एक फिजिकल मनसूबा हो। ये सियालकोट में जो खवातीन यूनिवर्सिटी हमारी जी हाँ, जी हाँ, और जी हाँ। चल रही थी उसकी इनॉग्रेशन करने के जी हाँ। मेरे हलके में वार बटन में हमने लेबर कॉलोनी 2017 में कंप्लीट की हुई थी। ये 2019 में बुजदार गए। राना साहब जरा तवक्कुफ कीजिएगा, मेरे पास इस टॉपिक पर अब थोड़ा वक्त कम रह गया है। डॉक्टर कैस, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी मुझे डॉक्टर साहब, यहाँ पर उवैस एक बात कर रहे थे कि नून लीग के दौर में जो MOU साइन किए गए, जो महंगे कर्जे लिए गए, उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर डॉलर की प्राइस जो है वो इतनी ज़्यादा अनस्टेबल है, अनप्रेडिक्टेबल है। रिसेंटली स्टेट बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर भी 1% इजाफा कर दिया है। ऐसे में जिस फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ख्वाब PTI की गवर्नमेंट देख रही है, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इतने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में, अमन अमान की सूरत हाल आपके सामने है, बिजली की प्राइस आपके सामने है, गैस यहां पर मिलती नहीं है। जो फॉरेन इन्वेस्टर की फैमिलीज यहां पर रहेंगी, उन्हें चूल्हे पर खाना पकाने के लिए गैस भी तो चाहिए होगी ना डॉक्टर साहब? जी बात देखें, यहाँ ये आर्गुमेंट बिल्कुल सही नहीं है कि जी एक गवर्नमेंट गलत थी और दूसरी सही थी, या दूसरी सही है गलत है और पहली। हमारे मिस्टेक्स ओवर एंड ओवरऑल हमारी गवर्नमेंट्स करती, पिछली गवर्नमेंट्स ने बहुत किए हैं और ये गवर्नमेंट ने भी उनको रेक्टिफाई नहीं किया, बल्कि उसके अंदर फंस के रह गए। इन द कॉन्टेक्स्ट बात यह है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो आप बात कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं आती कि उनको $1 पे ज़्यादा रुपए मिल रहे हैं, उसको वो बाकी बातें भी जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। और अगर आप देखें कि पिछले कुछ महीनों में अब 1 बिलियन से कम रह गई है हमारी ये, और ये भी ऑफिशियल स्टेट बैंक की रिपोर्ट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। आखिरी सवाल डॉक्टर कैस मैं आपसे करना चाहूंगा, आप एक माहिर मईशत हैं, कि जब भी कोई मुल्क तरक्की करता है, जिस तरह से थाईलैंड ने की, UAE ने की, टर्की ने की, मलेशिया ने की, तो वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को एक सोशल माहौल भी देता है। तो उसके लिए तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सी पाबंदियां हैं। तो आप समझते हैं ऐसे में कोई फॉरेन इन्वेस्टर या कोई फॉरेन जो माहिरीन IT हैं वो यहाँ पर आकर रहना पसंद करेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि अगर लोकल इन्वेस्टर ही इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा तो फॉरेन भी नहीं करेगा। जिसके साथ साथ अगर बिजली का इशू है, एफिशिएंसीज का इशू है, गवर्नमेंट की हालांकि वन विंडो भी कर दिया बट फिर भी गवर्नमेंट की इंटरवेंशंस हैं, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, अब फिर से टेररिज्म सर उठा रहा है, वुमेन पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स का इशू है, हमारी अनएजुकेटेड अनस्किल्ड वर्कफोर्स जिसको इंटरनेशनल वर्क हैबिट्स नहीं है। डॉक्टर साहब मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है और नाज़रीन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमने बात की पाकिस्तान की इकॉनमी पर, और पाकिस्तान की इकॉनमी पर बात करते हुए हमने बार बार कंपैरिजन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और PMLN के दौरे हुकूमत का। और PMLN के हवाले से अब ख़बरें ख़ास तौर पर अयाज सादिक की मुस्कुराहट के बाद ये आ रही हैं कि मियाँ नवाज शरीफ का कुछ चांस है वतन वापस आने का, और उनके ख़िलाफ़ जो वो कहते हैं सियासी बुनियाद पर मुकदमात हैं वो पैसिफाई हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान की सियासत 2022 में क्या टर्न ले सकती है, ये अपने अंदर पॉलिटिक्स का एक बहुत ही दिलचस्प सवाल होगा। लेकिन उससे पहले देखिए कि सरदार अयाज सादिक ने कहा क्या। मेरी मुस्कुराहट आपको बता रही होगी कि कुछ होने वाला है। इंसाफ इस दुनिया में भी मिलता है और अगली दुनिया में भी।
और इस दुनिया के इंसाफ का वक्त आ गया। खौफजदा है कि शहबाज शरीफ साहब कहीं लंदन ना चले जाएं और मियां साहब से बैठ के बात ना कर लें कि आगे किस तरह चलना है। उम्मीद भी है और बहुत कुछ है, यकीन भी है। और नाज़रीन, खबरें ये भी हैं कि नून लीग के सदर पाकिस्तान में अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ भी कुछ ऐसी मुलाकातें कर रहे हैं जिनके बारे में सहाफ़ियों के पूछने के बावजूद भी मरीम नवाज़ ने कोई भी तबसरा करने से गुरेज किया। राना अरशद साहब, क्या कहेंगे आप? अवैस इकबाल साहब, आपने अयाज सादिक साहब की बात की, क्योंकि आज ख्वाजा रफीक शहीद की बरसी थी और वहां पर मैंने भी बात की, अयाज सादिक साहब ने भी की, ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी की, ख्वाजा आसफ साहब और शबाशी साहब वहां पर खुद थे और मियां नवाजी साहब ने लंदन से खिताब किया, बल्कि पूरी सेमिनार में वो मौजूद थे। जी हाँ। और आप देख लें खैबर पख्तूनख्वा का बल्दियाती इलेक्शन, आप खानेवाल में इलेक्शन देख लें, लाहौर में देख लें। अब पीटीआई के उम्मीदवार जो हैं वो उनकी जमानतें जब्त होती आपको नजर आएंगी। आप लिख लें, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, कि ये पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन नहीं, इसका मतलब ये है राना अरशद साहब, वो जो शहबाज शरीफ के ऊपर मुलाकातों का और बैक चैनल राब्तों का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है, उन इल्ज़ामात में कुछ ना कुछ सदाकत है और मियां साहब की वापसी के लिए ग्राउंड हमवार किया जा रहा है मरियम हमजा और शहबाज शरीफ की जानिब से। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि हालात अल्हम्दुलिल्लाह 22 करोड़ आवाम के हैं। जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो लाकानूनियत है, आप देखें खैबर पख्तूनख्वा में। राना साहब, प्लीज ट्राई टू आंसर माय क्वेश्चन डायरेक्टली। मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा है कि शहबाज शरीफ साहब पर जिन मुलाकातों के बारे में कहा जा रहा है वो मुलाकातें उन्होंने की। अगर आप इस बात का जवाब नहीं देना चाहते तो बेशक ना दें, सिर्फ ये बताएं कि मियां नवाज शरीफ की वापसी के लिए जो मुश्किलात हैं उन्हें दूर करने की कोशिश कर रही है आपकी पार्टी सियासी सतह पर? हम अवैस साहब लीगल प्रोसीजर को अडॉप्ट हमने किया हुआ है। हमें तवक्को है कि जो मलिक अरशद साहब अल्लाह को प्यारे हो वो कह गए, जो जस्टिस शमीम ने बात की, जो जस्टिस सदीकी ने बात की और जो जस्टिस वजीउद्दीन ने बात की, जो पीटीआई के हैं, तो तमाम तर हालात के बावजूद हमें उम्मीद है कि मियां नवाज साहब को एक साजिश के तहत निकाला गया था। ये पाकिस्तान की मजबूती, इस्तेहकाम के खिलाफ साजिश थी। जब 100 रुपए की 2 किलो चीनी तो थी, आप तो राना अरशद साहब, जिन लोगों ने मियां नवाज शरीफ को साजिश के तहत निकाला, क्या वो इस वक्त मैक्सिको चले गए? वो लोग, वो लंदन प्लान आपको नहीं पता? उसमें खान साहब थे, उसमें तारुल कादरी साहब थे और उसमें कोई हुकूमती एहलकार भी हो सकते हैं। नहीं, अगर कुछ लोगों ने मियां नवाज शरीफ को साजिश के तहत उन इक्तदार से हटाया तो क्या वो लोग इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं हैं? जी है, क्यों नहीं? अच्छा, बिल्कुल है। आप ये पूछ लें कि जो गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस ने बात की वही हकीकत है। ठीक है, वो साकिब निसार साहब हैं जिंदा, हम भी जिंदा हैं। ठीक है राना साहब जरा रुकिएगा। राना साहब, एक पॉलिटिकल रिबटल यहां पर बनता है। वैसे मुझे ये बताइएगा कि मियां नवाज शरीफ ये बताकर गए थे कि मैं बहुत बीमार हूं और वो जिस तरह से लंदन में बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसेस से खिताब कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मियां साहब ने गलत बयानी की थी। देखिए, गलत बयानी की बात तो आपके भी सामने, मेरे भी सामने है। देखिए, गलत बयानी से ज्यादा वो कोर्ट्स के साथ उन्होंने गलत बयानी की थी। गलत बयानी है। अच्छा, देखिए, अगर वो बीमार नहीं थे। देखिए, आपको भी नजर आ रहा है, मुझे भी नजर आ रहा है वो बीमार नहीं है। एक सेकंड, आज वो मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि मियां नवाज शरीफ बीमार नहीं थे, उन्होंने आप लोगों को चकमा दिया। लेकिन डॉक्टर ताहिर शमसी, जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ ब्रेन हैमरेज के बायस, वो भी उस मेडिकल बोर्ड का हिस्सा थे। डॉक्टर यास्मीन राशिद भी उस मेडिकल बोर्ड को देख रही थी जिसने ये सर्टिफाई किया कि मियां नवाज शरीफ वाकई इतने बीमार हैं कि उन्हें बाहर भेजना चाहिए। आपने उनमें से एक भी बंदे के खिलाफ कार्रवाई की? देखिए, उस टाइम जो उनकी बीमारी थी मियां साहब की, वो बीमारी पाकिस्तान से बाहर जाना थी। और वो जो अगर वो झूठ बोलकर गए, मैं झूठ की बात नहीं को जिन लोगों ने सपोर्ट किया, आपने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की? मैं वैसा भी इस बात को बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि वो झूठ थी, क्योंकि इसमें कोर्ट्स इन्वॉल्व हैं।
इसमें कोर्ट्स इन्वॉल्व हैं, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स इन्वॉल्व हैं, और जो डॉक्टर ताहिर शमसी की तौहीन अदालत नहीं होती। डॉक्टर ताहिर शमसी साहब की रिपोर्ट्स मौजूद हैं, मैडम पंजाब की रिपोर्ट्स मौजूद हैं, इसका मतलब वो सारी झूठी रिपोर्ट्स हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स को मैं उस टाइम तक गलत नहीं कहूंगा जब तक उनको तो फिर आपको उनकी बीमारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं उड़ा रहा, ठीक है, मैं बिल्कुल उनकी बीमारी का पीटीआई के वो लोग जो ये कहते हैं मियां नवाज शरीफ झूठ बोलकर गए हैं, अपनी बीमारी का नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो अपनी बीमारी का खुद मजाक उड़वा रहे हैं, और बाहर बैठ के यहां पे तो उनका एक एक सांस लेना महाल था, मुश्किल था, उनकी बीमारी का उनको नजर आता था यहां में इलाज ही कोई नहीं है। उनको बाहर जाके एक दिन के अंदर जब उन्होंने बाहर जाके वॉक करना शुरू कर दी, बाहर जाके मार्केट्स घूमना शुरू कर दी, इसका मतलब ये है कि उन्होंने मेडिकल बोर्ड को चकमा दिया या मेडिकल बोर्ड उनके साथ मिला हुआ था। ये अनफॉर्चुनेट अगर कुछ हुआ है तो मुझे उस आपने कुछ नहीं किया उस पर, अनफॉर्चुनेट वो लोग आज भी गवर्नमेंट में। देखिए गवर्नमेंट क्यों करेगी, गवर्नमेंट तो ऐसे बंदे को जेल में डाला हुआ था, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मियां नवाज शरीफ की मेडिकल कंडीशन को इंडोर्स किया था, बिल्कुल इंडोर्स किया था। इसका मतलब ये डॉक्टर यास्मीन राशिद ने गलत बयानी की थी, बिल्कुल गलत बयानी नहीं की। मेडिकल रिपोर्ट्स के ऊपर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने, देखिए मेडिकल रिपोर्ट्स जो लेबोरेटरी से आई, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने अच्छा, डॉक्टर मीडिया के सामने ही रखा। डॉक्टर कैस मुझे ये बताइएगा कि आप समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी से नून लीग के इक्तदार में आने का और पाकिस्तान के जो मुआशी आशारिये हैं उनमें बेहतरी आने का कोई इम्कान है डॉक्टर साहब? क्योंकि ये एक काफी वो क्वेश्चन है जो इकोनॉमिक्स को पॉलिटिक्स के साथ लिंक करता है। पहली बात तो ये है कि मेरा पर्सनल व्यू है कि वो कन्विक्टेड हैं, और मेरा पर्सनल व्यू है कि वो मुल्क वापस नहीं आएंगे, जो मर्जी कर लें, आपको लाना पड़ेगा एज ए क्रिमिनल। दूसरी बात ये है कि जब तक उनको सुप्रीम कोर्ट माफ़ी नहीं देती उस वक्त तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। मगर ये बात कि वो पाकिस्तान आ जाएं तो उनकी पार्टी को जो है सपोर्ट मिलती है, क्योंकि वो लीडर हैं। नहीं डॉक्टर कैस, मैं अपने क्वेश्चन को रीफ्रेज करता हूं। बीइंग एन इकोनॉमिस्ट, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीजन, आप बिल्कुल बेलाग तौर पर न्यूट्रल रहकर 2013 से 2018 तक का जो नून लीग का दौर था उसकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को पीटीआई की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के साथ कैसे कंपेयर करते हैं डॉक्टर साहब? देखें, बात यह है कि मैं पीएमएलएन का फैन नहीं हूं, ठीक है, और मुझे याद है कि उनके आखिरी दिनों में जब वो हुकूमत हारी थी तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह सकता जी कि उनका, अब गरीब आदमी का हाल उस वक्त भी बहुत बुरा था और इस वक्त भी बहुत बुरा है। चंद इंडस्ट्रियलिस्ट का उस वक्त, मेरा ख्याल है कि डॉक्टर कैस असलम से हमारा राब्ता इस वक्त मुनक़ता हो गया। राना अरशद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी वैसा राना साहब, सरदार अयाज सादिक ने यह कहा है कि मैं 20 जनवरी से पहले लंदन जाऊंगा, मियां साहब को वापस लेकर आऊंगा, अगले 3 माह बहुत अहम हैं। आप उनकी इन बातों को इंडोर्स करते हैं? क्या वाकई आप लोगों को कहीं से इशारा मिला है इन हाउस तब्दीली का, राना अरशद साहब, या फिर आप लोग जनरल इलेक्शंस की उम्मीद कर रहे हैं? अवैध साहब, एक तो बलदियाती इलेक्शन पंजाब में होता मुझे नजर नहीं आता, ठीक है, और 2022 इलेक्शन का ईयर है, इसमें हो जाए, अप्रैल में हो जाए, नवंबर में हो जाए, इससे ज्यादा आगे नहीं जाएगा। और खुद गवर्नमेंट राय फरार इस्तेमाल करना चाहती है, भागने का रास्ता ढूंढ रही है, जैसे MA 133 से खुद प्री प्लान भागे। और मैं ये कहना चाहता हूँ, डॉक्टर कैस साहब बहुत अच्छे आदमी, उन्होंने सच्ची बात की कि उनका पूरा राना साहब ख्वाजा साद रफीक ने भी वही बात की है जो आप कर रहे हैं, और खुद पीटीआई के बहुत से लोगों ने भी वही बात की है जो आप कर रहे हैं कि उन्हें पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात होते नजर नहीं आ रहे। लेकिन आज जो वजीर आजम का लाहौर का दौरा था उसमें उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तैयारियों का जायजा भी लिया। तो ये सिर्फ और सिर्फ आई वॉश है आपके ख्याल में राना साहब? ये 1 साल पहले भी आए थे, इसी तरह तैयारियों का आर्डर दिया था और तैयारियों का हुक्म दिया था। अगर तैयारी का हुक्म ना देते तो शायद बल्दियाती इलेक्शन पंजाब में भी हो जाते। अब क्योंकि नोटिस ले लिया है बल्दियाती इलेक्शन का, जैसे चीनी का नोटिस लिया था, और जैसे सानिया साहिवाल का नोटिस लिया था, और जैसे मेडिसिन की महंगाई का नोटिस लिया था, जैसे तो पेट्रोल की प्राइस का नोटिस लिया था। और आज देखें कि जब आपका डॉलर जो ऑयल की कीमतें हैं वो बहुत हद तक रिड्यूस हो चुकी हैं,
और ये काम क्यों नहीं कर रहे? ठीक आप ये ठीक 45 मुझे रुपए का मुझे राणा साहब पेट्रोल एक है। मिनट दीजिएगा। ओवैस, दुनिया के सस्ते तरीन मुल्क में महंगाई की वजह से पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त होती है। क्या यही वजह है जिसकी वजह से लोग शकूक व शुबात का इजहार कर रहे हैं कि पंजाब में बल्दियाती इलेक्शंस पीटीआई नहीं करवाएगी? ओवैस, नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि हमें महंगाई की वजह से, वो महंगाई बिल्कुल कुछ हद तक हो सकती है आपकी बात, लेकिन हमें जो लेकिन 8 दिसंबर को वजीर आज़म ने स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। अभी आप कह रहे हैं महंगाई की वजह से देखिए, महंगाई की वजह से शिकस्त हमें, मैं कह रहा हूं, नहीं हुई। अच्छा, हमें नहीं वहां पे अपनी, लेकिन शौकत यूसुफ सही कहते हैं कि महंगाई की वजह से, हमें हमारे आतिफ खान कहते हैं कि महंगाई की वजह से, हमें अपनी सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स की वजह से वहां महंगाई की कोई वजह नहीं थी। महंगाई में ये नहीं गलत कहते हैं, नहीं, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल, देखिए मैं टू सम एक्सटेंट कहता हूं महंगाई है कि महंगाई की वजह से हो सकता है, महंगाई है। मैं ये जो बात कर रहा हूं कि टू सम एक्सटेंट महंगाई है। देखिए, महंगाई अगर पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर गई थी तो महंगाई बिल्कुल हुई थी, लेकिन अभी पेट्रोल की प्राइसेस नीचे आ रही, महंगाई डे बाय डे नीचे आएगी। और देखिए, मैं पूरी उम्मीद हूं, हमें पूरी उम्मीद रहना होगा कि ये चीजें इंशाल्लाह नीचे आ रही हैं। अगर जनवरी तक का कहा गया तो इंशाल्लाह आप देखिएगा जनवरी में पेट्रोल प्राइसेस, के आगे साल नहीं बताया गया, 22 आपके सामने, अब नेक्स्ट ईयर आ रहा है, आपको देखेंगे नए साल की खुशखबरियां आपको बड़ी मिलेंगी। और देखिए, और ये जो बात आप करें कि बल्दियाती सिस्टम में आपको अगर नाकामी हुई है, दिस इज कंसर्न टू मोस्ट ऑफ द पीपल। देखिए, बल्दियात का जो सिस्टम है, अगर मेरे भाई राना अरशद साहब को अगर थोड़ा सा मैं 2021 के जो जनवरी फरवरी में लेके चलूं, जब ये कह रहे खान साहब आए थे लाहौर और बल्दियाती सिस्टम लेके आना चाह रहे थे, इन्हीं के मेयर जो लाहौर हैं, कर्नल मुबशर और कुछ दूसरे इजला के जो मेयर्स या डिस्ट्रिक्ट नाजिम थे, उन्होंने एक पिटीशन फाइल की हाई कोर्ट के अंदर, रिट पिटीशन में गए जहां रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लिया। और वो ये लोग, और अभी भी सबसे बड़े जो रोडेट खाने वाली जो अगर बात करें, इन्हीं के लोग करें। जवाब लेकर खत्म करते हैं बात को। राणा साहब, आप लोग बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं या मुबशिर जावेद साहब की रिट पिटीशन का फैसला हक में आने की उम्मीद लगाए बैठे हैं? आपका कोई प्लान भी है राणा साहब, आपकी पार्टी का? ये गवर्नमेंट जो कहती है वो करती नहीं। इससे बड़ा जुर्म क्या है कि बल्दियाती इदारे खैबर पख्तूनख्वा में जो पूरा टर्नओवर करते हैं और यहाँ पर उनके 2.25 साल जो है ये गवर्नमेंट खा गई। और खुद कहते थे इमरान खान के बल्दियाती इदारों को फंड मिलने चाहिए, डेवलपमेंट के MNA MPs को नहीं मिलने चाहिए। ये क्यों नहीं उनको टाइम दे रहे? और आप इन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया है 31 दिसंबर को। बहुत बहुत शुक्रिया राना अरशद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैस, बहुत बहुत शुक्रिया ओवैस भट्टी। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है प्रोग्राम में, स्टे विद अस। नाज़रीन, हमेशा की तरह प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मुझे एक इंतहाई खूबसूरत किताब का आपसे तारुफ करवाना है, और वो है अब्दुल्ला हुसैन का नावल नादार लोग। और इस नावल को बाज़ लोग जो हैं वो उनकी उदास नस्लों की कॉन्टीन्यूटी करार देते हैं, क्योंकि ये जो नावल था मशरक़ी पाकिस्तान के सानहे के पस मंज़र में लिखा गया, और जिस कमाल महारत के साथ इस नावल के अंदर मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान के देहातों का मवाजना किया गया है, और मुल्क की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके साथ करेक्टर्स को लिंक किया गया है, वो अब्दुल्ला हुसैन ने उसके अंदर कमाल फन का मुजाहिरा किया है। ये नावल बेसिकली 2 किरदारों के गिर्द घूमता है, एक का नाम है मास्टर एजाज और एक का नाम है कैप्टन सरफराज। जो मास्टर एजाज है वो मजदूरों की यूनियन को लीड करता है, लेकिन सारी उम्र मजदूरों के हक में जिद्दोजहद करने के बावजूद भी उसे आखिर में धोखे का सामना करना पड़ता है। और कैप्टन सरफराज मगरबी पाकिस्तान से मशरक़ी पाकिस्तान में जाता है अपने मुल्क का दिफा करने, लेकिन वहां पर उसे जंगी कैदी बना लिया जाता है। वो भारत के कैंप 98 के अंदर जब जिंदगी के मुश्किल दिन काट कर वतन वापस आता है कि एक रोशन मुस्तकबिल उसका इंतजार कर रहा होगा, मगर उसके हासिद, उसके दुश्मन उस पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगा देते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ उसका दिल टूट जाता है बल्कि वो भी मास्टर एजाज की तरह एक मनफी किरदार का रूप धार लेता है। जिस तरह से तवील मुकालमे हैं इस नावल के अंदर, उससे लगता यह है कि अब्दुल्ला हुसैन ने जो अपनी नफ्सियाती कथारसिस है उसे इस नावल के अंदर ट्रांसक्राइब किया है, लेकिन कहीं भी पूरे नावल में ज़खामत के बावजूद भी कारी को बोरियत का एहसास नहीं होता। अगर कभी आपको वक्त मिले, अगर कभी आपका दिल करे कि आप साने मशरक़ी पाकिस्तान को एक फिक्शन राइटर की नज़र से देखना चाहें, तो आपको अब्दुल्ला हुसैन का नावल नादार लोग ज़रूर पढ़ना चाहिए। आज का प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।